कई दोस्त का पार्ट 3 भक्ति काल। भक्ति काल के 2 पार्ट है, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा में गायनाश्री शाखा और प्रेम मार्गी शाखा आती है और सगुण धारा के अंदर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। अब शुक्ल जी ने भक्ति काल को 6 प्रकरण में डिवाइड किया हुआ है। पहले प्रकरण में हमने पढ़ लिया सामान्य परिचय, दूसरे प्रकरण में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा, तीसरे प्रकरण में थी निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा और चौथे प्रकरण में हमने पढ़ा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और 5वें प्रकरण में सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा। 5 प्रकरण कर चुके हैं, आज करेंगे 6ठा प्रकरण। प्रकरण 6 सगुण धारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। छोटी छोटी रचनाएं क्या थी। इस प्रकरण में देश की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए भक्ति साहित्य के उन संबंधों की विवेचना की गई है। साथ ही कुछ अन्य कवियों की भी चर्चा की गई है जिनका काव्य क्षेत्र मुख्यतः वीर, श्रृंगार और नीति था। मतलब इनमें उन कवियों की भी बात की है जो वीर रस की, श्रृंगार रस की और नीति काव्य लिखा करते थे। राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां। अब इस समय पे राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है। मतलब भक्ति काल का उदय कैसे हुआ यह हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। वह प्रभाव राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था भक्ति प्रवाह इसलिए राजा और शासकों की वजह से भक्ति प्रवाह नहीं आया, उनके प्रोत्साहन देने की वजह से नहीं आया था, ये लोगों के डिप्रेशन की वजह से आया था। ये जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था जिसका प्रवर्तक काल था। ना तो उसको पुरस्कार या यश के लोग में मतलब भक्ति काल जो आया था ना तो उसे पुरस्कार का लोभ था, ठीक है, और ना ही उन्हें किसी का भय था। उस प्रवाह काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। और उस समय पे अकबर एक ऐसे सम्राट थे जो बहुत ज्यादा कैपेबल थे, ठीक है, वो जनता के लिए अच्छे थे। और ये एक अचानक घटी घटना है क्योंकि मूलों में से एक राजा अच्छा भी निकला था, एक शासक जो था वो अच्छा निकला। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख में को गिनना भारी भूल है। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था। मतलब अकबर के शासन काल में जो शांति सुख था उसकी वजह से कुछ और ही उत्पन्न हुआ था, कोई और तरीके का काव्य साहित्य उत्पन्न हुआ था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं था। सच पूछिए तो वह उस कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासन काल के अशांति और विप्लव के बीच दवसी गई थी। उससे पहले जो पठान शासक आए थे, जो मुगल शासक आए थे, उनके शासन काल में इतनी अशांति और इतने उपद्रव होते थे कि वो साहित्य को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। जो मौका मिला अकबर के समय पे, जो मौका किसके टाइम पे मिला, अकबर के टाइम पे। और उस समय उससे आने से पहले वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी, वो जो साहित्य पद्धति थी वो लुप्त होती जा रही थी। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही रहे। मतलब पठान शासक जो थे वो कट्टर मुस्लिम थे, इसीलिए वो हिंदी साहित्य से भारतीय संस्कृति से अलग थे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए, चाहे उदारता, चाहे तो वो बहुत अच्छा राजा था, चाहे वो उसके अंदर दया भाव था, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योगदान दिया। उसने देश की परंपरागत संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। लोग मोटिवेट होना शुरू हुए, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के या किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, अब वह शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। मतलब बहुत छोटे छोटे ऐसे कलाकार थे, ऐसे साहित्यकार थे जो छोटे मोटे राजाओं के यहाँ गाकर अपना जीवन गुजार रहे थे। तो उनको भी मौका मिला शाही दरबार में जाकर के अपनी कला को प्रदर्शित करने का, उन्हें मौका दिया गया। जहां बचे हुए हिंदू राजा की सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, वहां अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। अब जो साहित्यकार, जो कलाकार बचे थे, वो जो हिंदू राजा थे वही उनको पुरस्कार वगैरह दिया करते थे। लेकिन जब अकबर आया तो अकबर ने अपने दरबार में भी उनको सम्मान देना शुरू कर दिया। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार क्या बादशाह तक ब्रज भाषा की ऐसी कविता करने लगे। अब्दुल रहीम खान खाना ने बादशाह के दरबार में ब्रज भाषा में कविता। नरहरि और गंग ऐसे सुकवित और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबारी की शोभा बढ़ाते थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे नरहरि, गंग, तानसेन, ठीक है। तानसेन तो जब वीणा बजाते थे तो लोग मुग्ध हो जाते थे। यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर, श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए। मतलब उनको और मौका दिया गया, जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका है। फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्य, कवित, सवैयों और दोहों में हुआ करती थी।
ये इनके रूप है, कविताओं के रूप है। मुक्त रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। अब मुक्तक रचनाएं तो छोटी छोटी रचनाएं होती है जो इनका अलग से अपना एक मीनिंग होता है। उसके अलावा प्रबंध काव्य एक बहुत लंबी कहानी, जब जो बहुत सारे प्रकरणों को जोड़कर एक कहानी बना दी जाती है, वो होता है प्रबंध काव्य। ठीक है, तो वो भी इस काल में आगे बढ़ने लगे। इसमें संदेह नहीं कि अकबर ने राजत्व काल में एक और तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला और दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। अकबर के शासनकाल के अंदर जो भी भक्त कवि चले आ रहे थे उनको प्रोत्साहन मिला और दूसरे भक्त कवि की वाणियों को भी बढ़ावा मिला। तो इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान स्थापित हो गया। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार थे तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उनके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। फुटकल खंड में कवियों की चर्चा इस क्रम में की गई है। फुटकल खंड में मेन इंपॉर्टेंट यही है, हमने सारा पढ़ लिया कि फुटकल रचना काल किस प्रकार का था, अकबर के टाइम का समय था। अब उसकी जो कवियों का क्रम है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। कवियों का क्रम इस प्रकार है: छीहल, लालचदास, कृपाराम, महापात्र नरहरि, बंदीजन, ये पूरा एक ही नाम है, महापात्र नरहरि बंदीजन, नरोत्तम दास, आलम, महाराज टोडरमल, ये राजा थे लेकिन ये साहित्य भी लिखा करते थे, महाराज बीरबल, गंग, मनोहर कवि, बलभद्र मिश्र, जमाल, केशवदास, हौलराय, रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, कादिर, मुबारक, बनारसी दास, सेनापति, पुहकर कवि, सुंदर, लालचंद और लक्षोदय, ये सारे कवि हैं, ये इनका सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कवि हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो इसमें एक है नरोत्तम दास। ठीक है, नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र के विषय में लिखा है। नरोत्तम दास ने साहित्य लिखा था सुदामा चरित्र। नरोत्तम दास की जो रचना है वो है सुदामा चरित्र। उसके बारे में इन्होंने लिखा, इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। मतलब सुदामा को गरीब था, कृष्ण जी के मित्र थे, गरीब, बहुत ज्यादा गरीब थे, तो उनकी गरीबी का बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है। यद्यपि ये छोटा है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा की बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है, भाषा जो इसकी बहुत ज्यादा व्यवस्थित है, ठीक ढंग से इसका इस्तेमाल किया गया है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। ये तो थे नरोत्तम दास जिन्होंने सुदामा चरित्र लिखा था। इसके बाद आते गंग। सरस हृदय के अतिरिक्त वाग देगद्य में भी इसमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीय कवित्व इन्होंने कहे हैं। मतलब गंग ने वीर रस और श्रृंगार रस की बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। कुछ अनोक्तियां भी बड़ी मार्मिक है। हास्य रस का पूट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते हैं। मतलब ये कुछ कॉमेडी भी डालते हैं अपनी रचनाओं के अंदर। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग पद्धति का विरहपात का वर्णन भी इन्होंने किया है। अतिशयोक्ति मतलब बहुत ज्यादा हैरान कर देने, जो चीज हो नहीं सकती वैसी कल्पना करना, ऐसी इन्होंने कल्पना की। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इसमें वर्तमान थे। मतलब उस समय में जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते थे वो सारे गुण इनकी कविताओं में, इनकी रचना में थे, गंग की रचना में, इनमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद है केशवदास। ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। मतलब इनके आने से पहले ही लोग कविता के अंदर रस और अलंकार, ये काव्यांग मतलब काव्य की कविता के पार्ट होते हैं, अलंकार और रस, इसकी ओर कवियों ने ध्यान देना शुरू कर दिया था। ये स्वाभाविक भी था क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा उनके लिए स्वाभाविक थी। तो मतलब वो साहित्य से युक्त रचना लिखना चाहते थे, मतलब पूरी तरह से शास्त्रीय पद्धति का इस्तेमाल वो करते थे और संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल भी प्रचुर मात्रा में इन्होंने लिया है। अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। ये काम किसने किया? केशवदास जी ने। ठीक है, इसके बाद है अलंकारवादी आचार्य। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है। मतलब ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अलंकार का स्थान, उन्होंने कहा कविता के अंदर अलंकारों का जो स्थान है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिनु बिरजाई कविता बनीता मित। जिस प्रकार से स्त्री बिना श्रृंगार करे सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार भाषा बिना अलंकारों के या कविता बिना अलंकारों के सुंदर
नहीं बन सकती है। अलंकार का मतलब ही आभूषण होता है, ठीक है। अलंकार का मतलब आभूषणों को, ज्वेलरी को भी हिंदी में अलंकार ही कहा जाता है, ठीक है। तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो अलंकार होते हैं। तो उन्होंने यही कहा। इन्होंने महामय, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया। इन्होंने किस किस को फॉलो किया? भामय, उद्भट और दंडी को फॉलो किया, जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और सुम्मत रूप में लाने वाले मम्मट, आनंद वर्धनाचार्य और विश्वनाथ का इन्होंने फॉलो नहीं किया था। अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उनके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी लिए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही है। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से तथा बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्पतावृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली है। अब छोटी छोटी बातें, जैसे अलंकार शेखर किसने लिखी है? केशव मिश्र ने लिखी है। क्वेश्चन एनटी में इन छोटी छोटी चीजों से निकल के आते हैं। केशव मिश्र ने लिखी थी अलंकार शेखर, ठीक है। दंडी का काव्यादर्श, दंडी ने जो लिखा था वो काव्यादर्श लिखा था, ठीक है। और अमर ने लिखा था काव्य कल्पतावृत्ति। केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी के लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली आई वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकारों के लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने जो अलंकार लक्षण लिए हैं हिंदी के अंदर, वो अलंकार दूसरे अलंकार लक्षणों से मैच नहीं होते हैं। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी है। अब केशव के दो ग्रंथ और आ गए, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। कवि प्रिया जो लिखी है अलंकारों पर लिखी है, अलंकारों को लेकर उन्होंने कवि प्रिया लिखी, और रस को लेकर इन्होंने रसिक प्रिया लिखी है। किसने? केशवदास ने। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। मतलब जो भी उन्होंने सब्जेक्ट लिए, जो भी उन्होंने मटेरियल उठाया अपनी रचना के लिए, वो सब संस्कृत ग्रंथों से लिया हुआ है। उन्होंने अपना कुछ नहीं लिया उसमें। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा बहुत हेर फेर मिलता है, जिसमें गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने नामों के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, और वो भी क्या गड़बड़ी से हुए, जानबूझ के नहीं किए, गलती से हुए वो सारे, ठीक है। अब है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका एक ग्रंथ, रामचंद्रिका ग्रंथ है, नाम नहीं है ये। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वह मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी नहीं थी। मतलब वो ज्यादातर मुक्तक लिखा करते थे, प्रबंध रचना उनके बस की बात नहीं थी। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनघराघव, कादम्बरी, नैषद की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। मतलब बहुत सारी चीजों का इसमें अनुवाद करके डाला गया है। किसके अंदर? रसचंद्रिका के अंदर। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा ना होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है, और कहीं कहीं अनुवाद अच्छा नहीं हुआ तो वो बिगड़ा हुआ रूप सा दिखता है इसके अंदर, रामचंद्रिका के अंदर। जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई है। मतलब जो ज्यादा मुश्किल नहीं थे तो वो तो उन्होंने अच्छी तरह से अनुवाद कर दिया। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य। अब कोई भी प्रबंध काव्य अगर लिखा जाता है तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। पहला है संबंध निर्वाह, जो अलग अलग घटनाएं बताते हैं उसमें आपस में संबंध होना चाहिए। ये नहीं कि एक घटना कहीं और की ले ली, दूसरी कहीं और की ले ली, उसमें कोई आपस में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। पहला तो पार्ट ये होना चाहिए प्रबंध काव्य के अंदर। दूसरा, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, मतलब कहाँ कहाँ पर गंभीर और मार्मिक स्थलों का वर्णन किया गया, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, दृश्यों की स्थानगत विशेषता, जहाँ जो दृश्य जिस स्थान पर लिया गया है वो उस स्थान के अकॉर्डिंग, मतलब जो स्थान है वो दृश्य के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसा दृश्य उन्हें बताना है तो वैसा ही स्थान उनको चूज करना चाहिए। तो ये प्रबंध काव्य की 3 अनिवार्य बातें हैं, ठीक है। अब इन तीनों को एक्सप्लेन भी किया गया है। संबंध निर्वाह, संबंध निर्वाह में क्या है? संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में नहीं थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णों का संग्रह सी जान पड़ती है, मतलब उसमें आपस में कोई लिंक नहीं है, इसीलिए वो प्रबंध काव्य नहीं कही जा सकती। कथा का चलता प्रवाह ना रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पे पदों से अलग सूचित करने पड़े हैं। तो इसीलिए उन्हें अलग से पहले सूचना, इसमें कौन कौन से पात्र हैं उन्होंने अलग से उसके बारे में बताया। दूसरा था गंभीर मार्मिक स्थलों की पहचान। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली।
उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया। वैसे वह ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या तो इनकी इतिवित्र मात कहकर चलता कर दिया है। ठीक है, मतलब उस पर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं इन्होंने। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों ने कुछ कहलाया भी तो यह कि किधो मुनि शाप हत किधो ब्रह्मदोष रत किधो को ठग हो। मतलब कोई कहता है इनको मुनि का श्राप मिला है, कोई कहता है ब्रह्म दोष है, इनके पिछले जन्म का दोष है, कोई कहता है इन्होंने किसी को ठगा, ये इनको ठग लिया गया है, ऐसे इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। तो केशव कोई प्रबंध काव्य लिखने योग्य नहीं थे, वो ज्यादातर मुक्तक वगैरह लिखते थे। ठीक है, केशव के बारे में ही सारी बातें हो रही थी, अलंकारवादी आचार्य थे वो। ठीक है, उनकी रामचंद्रिका के बारे में बात हो गई, और इसमें रामचंद्रिका में हम तीसरा पार्ट है इसके अंदर, दृश्यों की स्थानागत विशेषता। दृश्यों की स्थानागत विशेषता कैसे है? दृश्यों की स्थानागत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, मतलब वो प्राकृतिक दृश्य को ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। उसके अंदर कितना आकर्षण होता है वो उस तरीके को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते? दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भावभूति तक तो कुछ रहा, पर उसके बाद वो खत्म हो गया। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए, मतलब पुराने जमाने से जो चले आ रहे थे ऐसे ही इसको एक्सप्लेन कर दिया। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था, मतलब वो प्रकृति को इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करते थे, उसको इतना फील नहीं करते थे। केशव शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं वे किसी रमणीय दृश्यों से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति सर्वथा विरुद्ध या बेमेल है। सादृश्य या साधर्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती है। उपमाएं क्या होता है? जब किसी का कंपैरिजन किया जाता है। उपमाएं मतलब जो भी उपमाएं दी गई है, जैसे कमल रूपी नयन, कमल नयन बोल दिया। ठीक है, तो ये उपमान दिए गए हैं, उपमाएं दी गई हैं, तो ये नेचर से मेल ही नहीं खाती, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के बजाय उनके अंदर एक्साइटमेंट करती है, कुतूहल होता है, एक्साइटमेंट। ठीक है, रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर नहीं थी। उनका मन राष्ट्रीय ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में विशेषता लगता था। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की है, जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का उन्होंने वर्णन किया। चित्रकूट जब वो राम को मनाने गए थे चित्रकूट, तो उन्होंने उस बात को एक्सप्लेन किया किस किस प्रकार से सेना की तैयारी की गई, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, उसको एक्सप्लेन किया। मतलब उनके बीच में जो वार्ता संवाद हुए, भरत और कैकेयी का जो संवाद हुआ, भरत और कौशल्या के संवाद हुए, भरत और आचार्य गुरुवर के जो संवाद हुए, उनको एक्सप्लेन करने की बजाय वो उन्होंने उसको इस चीज को डाला कि सेना ने किस प्रकार से तैयारी की। अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान, महिमा, लोभ, निंदा के लिए तो प्राय जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया है। कहीं उपदेश देना भी है तो उन्होंने ठीक जगह इसको इस्तेमाल नहीं किया। जैसे उन्होंने वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या का पतिव्रत का उपदेश, मतलब राम कौशल्या, जब कौशल्या उनके साथ जाने के लिए कहती है तो उनको पतिव्रत का उपदेश दे रहे राम, जो कि कोई लॉजिकल ही नहीं है। ठीक है, उसमें इतना कोई वो नहीं है। अगर वो वही बात सीता को समझाते या दशरथ सीता को समझाते, कौशल्या सीता को समझाती तो समझ आती थी बात। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार के संवाद लिए हैं। रामचंद्रिका में केशव की संवाद योजना। संवाद योजना कैसी है? रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई संवादों में। संवाद जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं उसको संवाद कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद, जब राम धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम आ जाते हैं वहां पर, तो वहां तीनों का जो संवाद होता है उसको उन्होंने अच्छे से बताया। लव कुश के प्रसंग के संवाद, ये सारे उन्होंने अच्छे से लिए हैं। तथा वाक पटुता और राजनीति के दाव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। अब केशव की कुछ लोगों ने आलोचना की है। केशव की आलोचना, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग,
शब्द के अभाव आदि के कारण अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है। मतलब जो कविताएं हैं वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ सी प्रतीत होती है और तात्पर्य स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सकता। वो कहना क्या चाहते हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं। केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, एक वीर सिंह देवचरित और दूसरा रामचंद्रिका। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि केशव के प्रबंध काव्य कौन से हैं, वीर सिंह देवचरित और दूसरा था रामचंद्रिका। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रबंध काव्य हैं और दोनों केशव ने लिखे हैं। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, वीर सिंह देव रचित को तो हम काव्य भी नहीं कहेंगे जो उन्होंने लिखा है। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारी चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण ना तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है, मतलब जो कंपैरिजन भी किया है किसी चीज से तो वो बेमेल है, वो ज्यादा अच्छे प्रतीत नहीं होते हैं। प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट, श्रृंगार और वीर रस, इनको तो वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेते थे। फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना चाहते थे। इसी से वे बहुत से वर्णन यूं ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते चले गए। वे वर्णन के लिए करते थे, मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए करते थे वो, ना कि प्रसंग और अवसर की मतलब लोगों को समझाने के लिए एक्सप्लेन नहीं करते थे। अब केशव के विषय में अन्य मत, ये तो थे कुछ लोगों की जो आलोचना किया, उसके बारे में लोगों के कुछ और मत भी थे। जैसे रसिक प्रिया जो सन 1648 में आई थी, रसिक प्रिया की रचना प्रौढ़ है, प्रौढ़ मतलब बहुत पुरानी है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग दैगद्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। मतलब काव्यांग मतलब काव्य के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। ये थे केशवदास। केशवदास के बाद आते हैं रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना जो इनका पूरा नाम है। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। मतलब ये मार्मिक पक्ष को इतना अच्छे से ग्रहण करते थे कि इनके जैसा कोई और नहीं था। अद्वितीय मतलब उनके जैसा कोई और नहीं था। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त उसी की व्यंजना अपने दोहों में की है। इन्होंने रहीम के जो दोहे हैं उनमें उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है, अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन किया है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग के सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। रहीम के दोहे आम लोग भी कह जाते हैं। इसका कारण है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव, मतलब जीवन की जो परिस्थितियां होती है, जो कंडीशन होती हैं, उनका उन्हें अनुभव एक्सपीरियंस था। उसी चीज को उन्होंने अपने दोहों में दिखाया, इसीलिए आम लोग भी उन दोहों को याद कर सकते हैं। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पदों के समान कोरी नीति के पद नहीं है। मतलब खाली नीति नहीं, उन्होंने तो जो दो हैं वृंद और गिरधर, उन्होंने नीति मतलब राज्य के लिए लिखे थे अपने जो पद थे। लेकिन रहीम के दोहे वैसे नहीं है, उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा है। मार्मिक मतलब लोगों को इमोशनल कर सकते हैं। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। जो लोगों के दर्द को समझ सकता है, लोगों के दर्द को एक्सप्लेन कर सकता है, वही लोगों के बीच पॉपुलर हो सकता है। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या लोगों को अपनी बातों को बताने के लिए कोई कल्पना नहीं रखते थे। मतलब जो सच है, जो जीवन का सच है, वही अपने दोहों में या अपनी रचनाओं में वो कहते थे। ठीक है, वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। मतलब वो सच्चाई से ही लोगों को द्रवीभूत कर लेते थे, मतलब लोगों को बिल्कुल अपना भाव विभोर कर देते थे। बरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकाते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं। मतलब जो बरवे और नायिका भेद के जो मनोहर छलकाते चित्र इन्होंने दिखाए दर्शाए हैं, वो भी कल्पना नहीं है, वो सच हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा का तुलसी का सा ही अधिकार, भाषा पर उनका तुलसी जैसा अधिकार था, हम रहीम में भी पाते हैं। वे ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बरवे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना कर सके। मतलब जो बिहारी और उसके बाद जो भी कवि आए वो उनकी भाषा को चोरी करने लगे, मतलब उनको यूज करने लगे जो इन्होंने इस्तेमाल किया था। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, पर इन्होंने बरवे
कवित, सेवैया, सोरठा, पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। तो ये थे रहीम। रहीम के बाद आते हैं बनारसी दास। इन्होंने बनारसी दास संवत 1698, बनारसी दास जो थे उन्होंने संवत 1698 तक अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नामक ग्रंथ में दिया है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अर्ध कथानक। अर्ध कथानक किसने लिखा है? बनारसी दास ने लिखा है। ठीक है, उसमें उन्होंने अपना जीवन वृत्त अपने बारे में बताया है। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मरचित मिलता है, इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। तो ये आत्मरचित मतलब अपने ऊपर रचा गया है। तो पहला आत्मरचित हिंदी साहित्य में क्या कौन सा था? अर्ध कथानक, जो कि लिखा था बनारसी दास ने। इसके बाद है सेनापति। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है, मतलब प्रकृति के बारे में सब कुछ प्राप्त होता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और चमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश ये है कि अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। इनकी गवोक्तियां खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शी और रचना बहुत ही प्रौढ़ प्रांजल है। जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों को देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है। अतः सेनापति की जो भाषा है वो ज़्यादातर ब्रज भाषा है। संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं है। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इन्होंने अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया, यमक अलंकार का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी कहीं पर ऐसी कल्पना नहीं की जो भद्दी जान पड़े, बुरी लगे। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित बहुत से लोगों को कंठ हैं। कंठ मतलब याद हैं। रामचरित संबंधी कवित भी बहुत ही ओजपूर्ण है। ओज मतलब जोश भरने वाला है। सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण है। इसके बाद है पुहकर कवि। पुहकर कवि इस ग्रंथ में रंभावती और सूरसेन, अब ग्रंथ का नाम है रसरतन। ग्रंथ का नाम है रसरतन। इस ग्रंथ में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में, जिसमें मुख्य दोहा और चौपाई है, प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। मतलब फैंटेसी पे डिपेंड, जो जायसी ने ही लिखी थी किताबें, तो उनकी तरह ये पुहकर कवि भी थे। इन्होंने रसरतन लिखी थी। इस रसरतन में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा है, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रसरतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्व राग, सखी, मंडन, नक्षिक, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सामग्री एकत्र की गई है। पूर्व राग मतलब स्टार्ट होने से पहले गीत आता है, ठीक है। सखी, मंडन, नक्षिक मतलब जो नायिका है उसके रूप सौंदर्य का वर्णन, ऋतु वर्णन, ये सब क्या है? श्रृंगार काव्य की सामग्री है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इनकी कविता जो है सरस मतलब लोगों को सुनने में आनंद प्राप्त होता है, और भाषा जो है पुरानी इन्होंने इस्तेमाल की है। अब सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य, ये तो सूफी रचनाएं हैं, इसके अलावा भक्ति काल के कुछ आख्यान काव्य भी थे, जैसे आश्रयदाता राजाओं के चरित काव्य और तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदू में बहुत प्राचीन काल से चली आती है, वैसी पदबद्ध कल्पित कहानियां लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियां मिलती हैं पर बहुत कम मिलती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक और पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प मतलब बहुत थोड़ा सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक हैं या पौराणिक रहते थे, वृत्त सारा कल्पित रहता था। मतलब पुराने नाम ले लिए और जो कहानी लिखी, जो मटेरियल है, जो भी कहानी का मटेरियल है वो सब कल्पना है। जैसे ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा, ईश्वर दास ने जो सत्यवती कथा लिखी है उसके अंदर केवल जो नाम है, नाम ही पौराणिक है, जो सत्य है, बाकी जो सारी कहानी है वो सब कल्पना है। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल जैन कवि बनारसी दास का अर्ध कथानक मिलता है। मतलब आत्मकथा अगर देखें तो केवल बनारसी दास ने जो अर्ध कथानक लिखा है वही एक आत्मकथा है, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलता। ढोला मारूरा दुहा राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। ढोला मारू राजकुंवर है, इनकी प्रेम कथा राजपुताने में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा में पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्नि रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए हैं, मतलब भूल गए हैं लोग, जिसमें कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई है। इसी से संवत 1618 के लगभग जैसे कवि
कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाई रचकर जोड़ दी। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की सखियों में ढोला मारू को बहुत से दोहों में ज्यों के त्यों मिलते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी री, वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये राजस्थानी भाषा में ये भी जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय स्वदेश भामिनी कवि पृथ्वीराज की रचना है, जिनका महाराणा प्रताप को शोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। ये रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। ठीक है, इसके बाद है पद्मिनी रचित की भाषा राजस्थानी है। अब इसमें आचार्य शुक्ल द्वारा आख्यान काव्यों का वर्गीकरण। अब आचार्य शुक्ल ने आख्यान काव्यों का वर्गीकरण किया है। मतलब उनको अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे ऐतिहासिक और पौराणिक कौन कौन से हैं, कल्पित कौन कौन से और आत्मकथा कौन सी है। 3 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने, ऐतिहासिक, पौराणिक, दूसरा पार्ट है कल्पित, तीसरा पार्ट है आत्मकथा। शुक्ल के अनुसार जो ऐतिहासिक पौराणिक काव्य हैं वो है रामचरितमानस। किसने लिखा? तुलसीदास ने। रामचरितमानस तुलसीदास ने। हरिचरित्र लालचदास ने लिखा। रुक्मणी मंगल नरहरि ने। रुक्मणी मंगल 2 बार लिखा गया, एक नरहरि ने लिखा और एक नंददास ने। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास ने लिखा। रामचंद्रिका केशवदास ने। वीर सिंह देव चरित भी केशवदास ने लिखा था। वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये जोधपुर के राठौड़ राजा पृथ्वीराज ने लिखा था। तो ये थे सारे ऐतिहासिक और पौराणिक। कल्पित कौन कौन से हैं? ढोला मारूरा दूहा प्राचीन में है। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, ये दामोदर कवि ने लिखी है। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि ने लिखी है। सत्यवती कथा ईश्वरदास ने। माधवानल कामकंदला आलम ने लिखी है। रसरतन पुहकर कवि ने। पद्मनी चरित्र लालचदास ने लिखी है। कनक मंजरी काशीराम ने लिखी है। और आत्मकथा तो केवल एक ही थी, अर्धकथानक, जो कि लिखी थी बनारसी दास ने।